आसिफ अली जरदारी की फ़ौज के साथ बिलावल को वज़ीर-ए-आज़म बनाए जाने की डील कैसे नाकाम हुई? नवाज शरीफ साहब को किस नौइयत का सख्त पैगाम किसने दिया? निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने भी हाथ खड़े कर दिए, आखिर इसकी वजह क्या है? सादा लिबास में मलबूस लोगों ने पाकिस्तान के सबसे अहम किस डिपार्टमेंट के ऊपर कब्ज़ा कर लिया? नवाज शरीफ साहब के हाथ इलेक्शन हो भी गए तो क्या आएगा? आज के इस अहम कोरक धंधा में आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा अबरार कुरैशी। आपसे महातुम आसिफ अली जरदारी साहब काफ़ी अरसे से खामोश थे। बिलावल साहब बोल रहे थे, फिर वो भी खामोश हो गए। जरदारी साहब की खामोशी की वजूहात क्या थी और 3 दिन पहले उनकी आखिरी कोशिश नाकाम हो गई। वो कोशिश पाक फ़ौज के साथ, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ ये थी कि बिलावल को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनाया जाए, जैसे आपने इससे कबल कहा था। इससे पहले भी उन्होंने 12 मरतबा कोशिशें की, प्रेशर देने की भी कोशिश की। बिलावल ने कुछ और कहा, जरदारी साहब ने कुछ और कहा और आखिरी कोशिश जो थी वो नाकाम होगी और इस्टेब्लिशमेंट ने जरदारी साहब को इनकार कर दिया कि हम आपके बेटे बिलावल को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नहीं बना सकते, हम आप सबको खुश नहीं रख सकते। हुआ कुछ यूँ कि जब जरदारी साहब इनके ख़िलाफ़ हुए, जरदारी साहब ने उसमें कहा कि जो आप बयान दे रहे हो बिलावल, आप खामोश हो जाओ। बाप बेटे की आपस में तू तकरार भी हुई। बिलावल साहब ने कुछ बातें कहीं लेकिन उसके बाद खामोश हुए। फिर जरदारी साहब ने इस्टेब्लिशमेंट को गारंटी दी, उस गारंटी के ऊपर बिलावल ने अमल किया। उसके बावजूद इस्टेब्लिशमेंट ने आसिफ अली जरदारी यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, बिलखुसूस बिलावल को वज़ीर-ए-आज़म बनाना और पीपल्स पार्टी को आगे लेके आने से साफ इनकार किया। ये चाहते थे कि हम किसी हद तक लोग हमारे साथ शामिल करें, हम हुकूमत में आ जाएं, ज़्यादा सीटें भी ले लें और इत्तेहादियों को साथ मिलाएं। जिस तरह से आप नून लीग को आगे लाना चाहते हैं तो हम आपकी बैत करने को कबूल करते हैं। अब जरदारी साहब के कहने के ऊपर बिलावल साहब रुक गए थे, अब तक रुके हुए हैं और आज मैं आपको खबर दे रहा हूं कि वो डील नाकाम हो चुकी है। अब उसके बावजूद ये इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, वेट एंड सी वाली पॉलिसी होगी या क्या करेंगे। लेकिन अंदर की कहानी ये है, डील भी नाकाम हो चुकी, बोलने से भी कासिर हो चुके। उस जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे बिलावल को खामोश होना पड़ा, जिन्होंने अयूब खान का तख्ता उल्टा, जिन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बगावत की, जिन्होंने जमहूरियत की बुनियाद रखी, जिन्होंने अवाम को बुनियादी हकूक़ दिलवाए, जिन्होंने वोट को इज़्ज़त दिलवाई, जिन्होंने आईने पाकिस्तान दिया और जमहूरियत की खातिर फांसी घाट पे लटक के डील ना की और कब्र में चले गए, शहीद हो गए। लेकिन अब भी लोग कहते हैं कि वो अपनी खिदमात की वजह से ज़िंदा हैं अवाम के दिलों में। तो ये अहम खबर थी कि जरदारी साहब की इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो डील है वो नाकाम हो चुकी है। अब दोबारा से क्या चीज़ें होंगी ये बड़ा अहम है। इसके ऊपर नेक्स्ट मैं आपको ये बताना बेहद ज़रूरी समझता हूँ कि आइंदा इलेक्शन में नून लीग के हिस्से में भी ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। वो कैसे? ये तय है कि नून लीग को इक़्तिदार दिया जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल तय नहीं है कि नवाज शरीफ साहब वतन वापस आएंगे, उनको आने दिया जाएगा या उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाएगा। पहली बात कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म नहीं होंगे, उनकी गुड बुक में शहबाज शरीफ साहब ताहाल हैं और सेकंड के ऊपर इसहाक डार साहब। अब इस्टेब्लिशमेंट ने इनको सख्त पैगाम ये दिया था मियाँ साहब को, जिसके बाद इन सब को सांप सूंघ गया। शहबाज शरीफ साहब को भाग कर लंदन आना पड़ा। वो ये था कि आइंदा खबरदार जनरल बाजवा या जनरल फैज़ हमीद में से किसी एक का नाम लिया, ये हमारे हैं, हम इनके हैं। जीतूं तो पिया मैं तेरी, हारूं तो तू मेरा, दोनों सूरतों में हम फंस गए। तो ये सख्त पैगाम भी दिया गया था कि मियाँ साहब ये भाषण नहीं दें, ये इत्साफ की बात नहीं करें, इस नौइयत के बयानिए नहीं बनाएं, हम पहले से बड़े तंग हैं। अब जब इलेक्शन होंगे उसमें मियाँ साहब को ये भी कहा गया कि आप इस बात से पीछे ना हटे, बाज ना आए, ना सिर्फ आप ये सोचें कि पाकिस्तान आएंगे तो गिरफ्तार होंगे, बल्कि आपको पाकिस्तान आने ही नहीं देंगे। यही वजह है कि अब मियाँ साहब थोड़े से काम डाउन है, लेकिन मियाँ साहब के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट ट्रस्ट नहीं कर रही है, बेतबारे ठहरे। उनके बदले में शहबाज शरीफ साहब को तरजीह दी जा रही है, इज़्ज़त दी जा रही है, वो खुद भी उनकी चापलूसी करने को तैयार हैं। तो ऐसी सूरत हाल में अब नवाज शरीफ साहब की जो वापसी है वो भी
हतमी शक्ल नहीं उसको कह सकते कि दे दी गई। इसी के साथ अगर नून लीग हुकूमत में आएगी, ये बात अगर के ऊपर अटकी है अब तक, तो ऐसी सूरत हाल में भी नून लीग वाले जो मियां साहब कहते हैं 2 तिहाई अक्सरियत चाहिए, सादा अक्सरियत चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वो इनसे डरते हैं, ये उनसे डरते हैं, और फिर हुकूमत में आने के बावजूद नवाज शरीफ साहब का नाम बतौर वज़ीर आज़म शायद ना हो। इसके साथ हुकूमत के अंदर जो हिस्सेदारी होगी वो भी नून लीग को बड़ी कम मिलेगी, और इनके पास कुर्सी की एक टांग होगी, 3 टांगें वो अपने पास रखेंगे, लूली लंगड़ी हुकूमत बनाएंगे, ये ब्लैकमेल होते रहेंगे। फिर देखिए कि जो निगरान वज़ीर आज़म हैं, इन्होंने ना सिर्फ हाथ खड़े कर दिए, ये डम्मी बन गए और इस्टेब्लिशमेंट के एक्शन और निगरान हुकूमत जो थी उसको खटपुतली बना दिया। वो इस तरह से, पहली बात तो ये है कि इसी निगरान सेटअप को इस्टेब्लिशमेंट चलाना चाहती है। इसके आखिरी पॉइंटर के ऊपर जब मैं तबसरा करूंगा सादा लिबास वाला, तो फिर आपको सारी बात समझ आ जाएगी। एक तो निगरान वज़ीर आज़म की कोई हैसियत नहीं, खटपुतली हैं। कोयटा में वाक़या हो तो आर्मी चीफ खुद जाते हैं, स्टॉक एक्सचेंज का मामला हो तो खुद देखते हैं, डॉलर को नीचे ऊपर लाना हो तो खुद करते हैं, प्राइस कम करनी हो पेट्रोल की, बाकी चीज़ों की खुद देखते हैं। यानी कि इस वक्त जिस तरह से कोई डिक्टेटर मार्शल लॉ के दौर के अंदर अपना निज़ाम चलाता है, उसी तरह से मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस निज़ाम हुकूमत को चला रही है, और ये सारे खटपुतली हैं। और अगर उसमें नून लीग के लोग शामिल किए गए थे तो उसकी वजह ये थी, तब तक नवाज शरीफ साहब एहतसाब नहीं करना चाहते थे, और उनका इरादा ये था और अब भी है कि नून लीग को ही लाएंगे, मगर उसमें कौन कौन होगा, कैसे होगा, किसको कितनी सीटें मिलनी चाहिए, किस तरह से चीज़ें होंगी, वो करेंगे। ताहम पहला फेज़ ये है, और दूसरा ये है, पहले दूसरे को बयान कर दूं कि इलेक्शन वो करवाना ही नहीं चाहते। नंबर 1, इसी निगरान सेटअप को आगे लेकर जाना चाहते हैं। इसमें निगरान वज़ीर आज़म काकड़ साहब हो सकता है खुद पीछे हो जाएं, या उनको हटा दिया जाए और खिलवाड़ पैदा करके, आइनी बहरान पैदा करके एक और नया निगरान वज़ीर आज़म ले आएं, और इस निज़ाम को वो कम अज़ कम 1.5 से 2 साल चलाना चाहते हैं। वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर माशी हालत ठीक ना हो सकी तो ऐसी सूरत हाल में वो दूसरों की आंखों में धूल झांकने के लिए और किसी हद तक जमहूरियत और पार्लियामेंट को बहाल करने के लिए किसी हद तक वो भी डमी होगी, तो फिर उस सूरत में वो इलेक्शन करवाएंगे। मगर अब तक वो सारा कंट्रोल अपने पास रखे हुए हैं और ये समझ रहे हैं कि हम इसी निज़ाम को आगे लेके बढ़ेंगे, और बहुत सिचुएशन ख़राब हुई देख लेंगे, सोच लेंगे, बात हो जाएगी, इलेक्शन करवा देंगे, अपनी मर्जी के लोगों को ले आएंगे। ताहम मुल्क की मैशत को ठीक करने के लिए, कंट्रोल में रखने के लिए स्टॉक एक्सचेंज जो है वहाँ पर सादा लिबास में मलबूस आर्मी फौजी अफसरान को बैठा दिया गया। कराची के अंदर स्टॉक एक्सचेंज जो है उसमें सादा लिबास में फौजी अफसरान बैठे हैं और ये सारा कंट्रोल उनके पास है। यहीं से डॉलर कंट्रोल, मैशत कंट्रोल, सारी चीज़ों को इस हद तक देख रहे हैं। तो जब आर्मी चीफ साहब ने इस निगरान वज़ीर आज़म को डमी बना दिया, जब स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर सादा कपड़ों में मलबूस जो हैं वो फौजी अफसरान बैठ चुके हैं, तो अब आप समझ लीजिए कि मुल्क की बागडोर किसके हाथ में है और कौन इस मुल्क को कैसे चलाना चाहता है, किसका कंट्रोल है, और फिर आगे जो चीज़ें होंगी वो किसकी मर्ज़ी से होंगी, कैसे होंगी, अब तक सिनेरियो क्लियर नहीं है। इस सारे गोरख धंधा के अंदर इमरान खान कहाँ जाएगा, बाकी चीज़ें क्या होंगी, इसको कल वाले एपिसोड में डिस्कस करेंगे, और कोशिश ये होगी कि आपको इन साइड स्टोरीज जो हैं वो देखकर आपको समझाया जाए कि जो कुछ सामने दिखाई देता है ऐसा है नहीं है, ये गोरख धंधा है जिसको समझने के लिए गौर व फिक्र करना होती है। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। आप हमारा YouTube चैनल गोरख धंधा विद अबरार कुरैशी उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपसे गुजारिश होगी, चूँकि मुस्तकबिल करीब में आपको ये एपिसोड सिर्फ वहाँ पे देखने और सुनने को शायद मिलें। फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरख धंधा अबरार कुरैशी के साथ।